सब्सक्राइबर्स भाई को बताना चाहूँगा। अदनान भाई ने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। ये अपने अदनान भाई हैं, एक बहुत ही सफल बकरी पालन कर रहे हैं ये। और इनका और हमारा एक छोटा सा मीटिंग हुआ था, तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो शूट करने के लिए मुझे कहा था, इनवाइट किया था। तो आज उसी सिलसिले में ये वीडियोज़ हो रहा है ताकि इनके चैनल के सब्सक्राइबर को और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को ये फ़ायदा मिले। आज मैं आपसे बकरी पालन के प्रति सवालात पूछने वाला हूं। जैसे कि जो सवालात हैं वो मेरे ये हैं, बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं अपने सब्सक्राइबर्स भाई को बताना चाहूँगा। तो पहला जो इनका सवाल था, इन्होंने सब्सक्राइबर भाई के लिए ये क्वेश्चन किया कि बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बकरी पालन में सबसे जो पहली सीढ़ी होती है वो यही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले अदनान भाई, सबसे पहले उसकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बकरी पालन में कोई व्यक्ति अगर बकरी पालन करना चाह रहा है और अगर उसको जानकारी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बकरी पालन नहीं करनी चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि भाई बकरी पालन की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, जो उसका प्रशिक्षण है कहाँ से लिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है या फिर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छे बकरी पालक भाई हैं जो पिछले 3-4 वर्षों से बकरी पालन कर रहे हैं और सफल फार्मर हैं, तो हर नए बकरी पालक भाई को वहाँ जाकर बकरी पालन की प्रशिक्षण लेनी चाहिए और जानकारियाँ वहाँ से लेकर बकरी पालन स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ पर कुछ बेसिक जानकारियाँ उन्हें मिल जाए। हालांकि बकरी पालन की जानकारी अगर मैं समझूं, मैं भी पिछले 9 साल से गोट फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी 100% जानकारियाँ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी और बकरी पालन में हूँ तब तक मुझे 100% जानकारियाँ नहीं मिल सकती। कुछ न कुछ नए चीज़ सीखने को बकरी पालन में मिलते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो पता होना चाहिए। और बेसिक जानकारियों में बकरी का खान पान, बकरी का रख रखाव, बकरी का वैक्सीनेशन, स्टार्टिंग जो उपचार होते हैं बकरियों में, सर्दी खांसी बुखार, तो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फीड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ जो है बेसिक चीज़ों में आ जाता है और इसकी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो मैं आपके दर्शक से कहना चाहूँगा कि बकरी पालन की जानकारी अवश्य लें और ऐसे जगह से लें जहाँ पर आपको एक पुराने फार्मर दिखें जो 3-4 साल से सफल फार्मर हैं, उनके पास जाकर अगर ट्रेनिंग लें तो बहुत अच्छा। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि शेड निर्माण जो करते हैं हम लोग, वो कैसे करें? जी, ये भी बहुत वायलेट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाकर लाया है। और मैं समझता हूँ कि जो नए बकरी पालक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो स्टेप है आपका प्राथमिक स्टेप है बकरी पालन का लेकर के। तो अभी जानकारी के बारे में आपने पूछा और दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा। देखिए, शेड निर्माण, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे भाई आजकल जो शेड बनाते हैं, तो यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट यह है कि बहुत हैवी शेड निर्माण नहीं करना है। बहुत सारे लोग 8-8 लाख 6-6 लाख रुपया लगाकर शेड निर्माण करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि जो शेड निर्माण करें, हम बिल्कुल ओपन एरिया रखना है। मुझे बहुत सारे लोग घर की तरह बना देते हैं, हम लोग जैसा अपना हाउस रूम बनाते हैं रहने के लिए, सहने के लिए, उस टाइप से बकरियों का भी बड़ा बना दिया जाता है लोग। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि जो बकरियां मलमूत्र अपना त्यागती है, उसके अंदर से अमोनिया गैस डेवलप होता है, और जो अमोनिया गैस डेवलप होता है, अगर वहां पे गैस निकलने का कोई साधन ना हुआ बाड़े के अंदर में, तो बकरी और बच्चे धीरे धीरे जो है कमजोर होते जाते हैं, खाना पीना बंद होता है, बकरियां अस्वस्थ होकर बीमार होती है, इम्यूनिटी पावर कम होता है और फिर मॉर्टिलिटी की तरफ चली जाती है। लेकिन जिन्हें जानकारी है वो तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है, ये चीज पता नहीं होता है कि अमोनिया गैस डेवलप हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसका इल्म ही नहीं होता है, उनके पास जानकारियां नहीं होती है। तो मैं बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को कि बाड़ा जो बनाए वो खुला बनाए। इसका एरिया का भी एक बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एरिया क्या होना चाहिए, लेंथ और उसका जो चौड़ाई होता है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, लंबाई तो आप जितना भी रखें कोई मैटर नहीं है इसमें, आप चाहे तो 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट जितना भी ले जा सकते हैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन जो फार्म की चौड़ाई होनी चाहिए, फार्म की चौड़ाई 20 से 25 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये क्यों कह रहा हूं, अगर मान के चले, एक तो पहले ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि फार्म जो बनाएंगे वो पूरब और पश्चिम की दिशा से बनाएंगे। बहुत सारे लोग पूरब पश्चिम ना बना करके उत्तर और दक्षिण बना देते हैं, लेकिन जब हवा चलता है जो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, और ये जो हवा है स्वास्थ्य के लिए, चाहे इंसान हो या जानवर हो, उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर डायरेक्ट शरीर पे हवा लगता है तो कई ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है, उसी तरह से बकरियों में भी है। तो इसीलिए जो बाड़ा का निर्माण करे, वो लंबाई जो होगा, लंबाई वो पूरब से पश्चिम, और चौड़ाई जो होगा वो उत्तर से दक्षिण। और चौड़ाई मैं इसलिए 20 से 25 फीट कह रहा हूं, क्योंकि जो हवा चलता है, तो अगर बहुत ज्यादा 50 बाई 50 का अगर फार्म बना लिया, तो जब हवा चलेगा तो जो अमोनिया गैस डेवलप हुआ है
वो फार्म से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि चौड़ाई बहुत ज्यादा है फार्म का। तो आपके फार्म के अंदर ही वो हवा घूमता रहेगा, जिसकी वजह से अमोनिया गैस उसके अंदर ही बना रहेगा और फार्म से निकलेगा नहीं। लेकिन चौड़ाई अगर कम होगा तो जब उत्तर की ओर से हवा आएंगे या दक्षिण की ओर से हवा आएगा तो वो बिल्कुल बाहर आपके इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा। और खुला एरिया होने का भी यही फायदा है कि जब हवा चले और जो गैस बना है आपके बाड़े के अंदर में, तो हवा के जरिए वो गैस उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर निकल जाए। तो ये होना चाहिए। फार्म की ऊंचाई के ऊपर में भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग छोटा शेड बना लेते हैं 8 फीट हाइट का, लेकिन कम से कम जहां पे बहुत अधिक गर्मी गिर रही है, कम से कम 12 फीट सेंटर का हाइट होना चाहिए। और अगर कहीं पे कम गर्मी है तो कम से कम 10 फीट हाइट होना चाहिए सेंटर से। और जो साइड से हो, साइड से फार्म का निर्माण जो है इस तरह से करें। मैं वीडियो में बता रहा हूं इस तरह से। बहुत सारे लोग स्ट्रेट बनाते हैं, तो ऐसा ना बना करके ये इस तरह का स्लोप रखना है। और ये जो सेंटर का हाइट होगा वो 12 फीट से 10 फीट, और जो ये नीचे का हाइट आएगा वो लगभग जमीन से 8 से 9 फीट का हाइट होगा और बिल्कुल ओपन एरिया होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से बाड़ा बना सकते हैं आप। जी, हमारा ये तीसरा सवाल ये है आपका, बकरी का वैक्सीन जो है उसका लगाने का तरीका जी कैसे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वैक्सीनेशन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोचकर वैक्सीनेशन नहीं करते हैं कि हमने फार्म स्टार्ट किया है और बहुत कम क्वांटिटी में बकरियां हैं हमारे पास, तो जब अधिक संख्या होगी तो मैं वैक्सीनेशन करूंगा, जो कि ये थिंकिंग गलत है लोगों का। मैं समझता हूं कि अगर किसी के पास एक बकरी भी है तो उसको वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। वैक्सीन का आज के डेट में मैं समझता हूं कि अगर जो 50 डोज का पीपीआर का वैक्सीन आता है वो ऑलमोस्ट 250-260 रुपए के आसपास का उसका कीमत होता है। तो मैं समझता हूं अगर पीपीआर हमारी बकरी को हो गया और मैं ये 200-250 रुपए बचाने के चक्कर में उसको वैक्सीन नहीं लगाया, तो हमारी 10,000 की बकरी बेकार हो जाती है, मर जाती है। लेकिन अगर हमने 10,000 की कोई बकरी खरीदी और उसी टाइम हम एक वैक्सीन खरीद लेते हैं, भले एक बकरी को लगाकर मैं वो वैक्सीन फेंक दूं, लेकिन हमारी पीपीआर से बकरियां सुरक्षित हो जाती है। उसका इम्यूनिटी पावर, इस रोग से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो पीपीआर वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं डीपली कि किस तरह से लगाना चाहिए। एक्चुअल में ये वैक्सीन किसी भी समय लगा सकते हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। और पीपीआर वैक्सीन डबल बॉटल में आता है, एक में छोटा सा सीसी होता है डाइल्यूटर और एक में पाउडर होता है। तो दोनों को मिक्सअप करना होता है और मिक्स करने के बाद प्रति बकरी जो है वो चमड़ी में 1 ml लगाया जाता है। और 3 महीने से छोटे बच्चे को भी नहीं लगाना है अदनान भाई, ये चीज ध्यान रखें कि कोई भी बकरी पालक है वो 3 महीने से अगर छोटा बच्चा होता है तो उसे ये वैक्सीन का उपयोग ना करवाएं। 3 महीना से ऊपर जितनी भी उम्र हो, 3 महीना से ऊपर जितना भी उम्र हो जाता है बकरी का, चाहे वो 5 साल की हो, 8 साल की हो या 4 महीना का बच्चा हो, उसे 1 ml ही ये वैक्सीन दिया जाएगा। और चमड़ी में दिया जाता है। रूट 3 होता है, मैं बता दूं सभी भाइयों को। एक नस के द्वारा इंजेक्शन लगता है, एक मांस में लगता है और एक सफकट लगता है। तो ये जो वैक्सीन होता है ना, ये सफकट लगेगा पीपीआर का, चमड़ी में वैक्सीन दिया जाता है। और मैं समझता हूं कि इस वैक्सीन को लगाना चाहिए हर बकरी पालक भाई को। और बिना वैक्सीनेशन के बकरी पालन मैं समझता हूं कि अधूरा है और बकरी पालन जो है असफल है फार्मरों के लिए। तो वैक्सीनेशन करना चाहिए। और मेरा चौथा सवाल ये है, बकरी का रख रखाव कैसे करें? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो में काफी कुछ दर्शक के लिए मिलेगा। और मैं कहना भी चाहूंगा सभी दर्शक को कि भाई पूरा वीडियो देखें। अदनान भाई आज ऐसे ऐसे सवाल दाग रहे हैं कि शायद मुझे लगता है कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं इनके सवाल से, लेकिन सवाल बहुत स्टिक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और बकरी पालकों को फायदा होने वाला है। तो सवाल इनका था कि बकरी का रख रखाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए फार्मरों लोग ये गलती करते हैं कि बकरी लेकर आते हैं, लेकिन जो उनके रखने का प्रबंध होता है वो सही नहीं हो पाता है। तो बकरियों को देखिए कभी भी जो है नीची जगह पसंद नहीं होती है। तो फार्म जब भी निर्माण करें तो जमीन से ऊंचा, यानी 3-4 फीट ऊंचा बनाएं, ये बहुत अच्छा है। इसका 2 फायदा है। एक तो ये कि अगर जमीन से फार्म ऊंचा रहेगा तो नमी वहां पे नहीं बनेगा। जैसे बारिश आ गया, अगर एक लेवल में जमीन होता है तो कहीं ना कहीं उसके नमी का असर फार्म के अंदर भी होता है। लेकिन जमीन अगर नीचे और ऊंचा होगा तो जो नीचे नमी बन रही है वो ऊपर में नमी नहीं बनेगी। तो फार्म थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि बकरियों को बैठने के लिए हमेशा लकड़ी का प्रबंध करें। बहुत सारे लोग जो है एलिवेटेड फार्म की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि नए फार्मरों के लिए ये सही नहीं है। आज अगर 8x20, 8x30 का अगर एलिवेटेड फार्म बनाते हैं तो ऑलमोस्ट 5 लाख के समथिंग में, या थोड़ा बहुत कमो बेस उसमें कह सकते हैं कि खर्च आता है। तो नए फार्मरों के लिए ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग जिनके पास पैसा होता है वो लगा भी देते हैं, लेकिन असफल होने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो बेकार हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि छोटा सा फार्म निर्माण करें, जितनी भी बकरी ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, फ्यूचर बड़ा रखें उसका अपना प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन उसमें फार्म जो है निर्माण छोटा ही करना है। और बकरियों के लिए जो रख रखाव का व्यवस्था है वहां पर लकड़ी का इंतजाम करें, यानी जो चौकी बनाते हैं 3.5x4 या 4x4.5 का, आप एक चौकी बना लें ताकि बकरियां उस पर आसानी से बैठ सके, नमी से मुक्त रखे। और उसके बाद जो
फार्म में चूने का छिड़काव है वो भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर को मैंने देखा है कि फार्म के अंदर में बकरियां जो मल मूत्र करती है, बहुत सारे वहां पे नमी हो जाते हैं, सूखा जगह नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वहां पर बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। और ये बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं फार्म के अंदर में, बहुत सारी बीमारियां आती है, तो जिसकी वजह से बकरियां बीमार पड़ती है और फार्मर परेशान हो जाते हैं। हद तक कि अगर नए फार्मर को कुछ पता नहीं होता तो बकरी बच्चे मोर्टेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ बेसिक चीज है, जैसे फार्म ऊंचा जगह पे होना चाहिए, प्लस फार्म में बकरियों के बैठने के लिए उचित जगह होना चाहिए, फार्म कच्चा होना चाहिए। बहुत सारे लोग पक्के का फार्म बना देते हैं, वहां पर ढलाई कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ढलाई कर देंगे आप, बकरियां जब पेशाब करेगी, अपना मूत्र त्यागेगी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रॉब्लम ये होगा कि वो जगह सूखेगा नहीं। या बकरी बहुत सारे मानकर चलो आपके फार्म में दस्त का प्रॉब्लम आ गया, लगातार बकरियां पतले दस्त कर रही है, तो बाड़ा पूरा गंदा हो जाएगा, तो आप उसको पानी से धोने के लिए जाएंगे, तो जब पानी से धोएंगे तो वो पानी सूखेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब जमीन में आप बकरी को कच्ची जमीन पर रखेंगे तो वहां पर क्या है कि आप कोई भी ऐसा कुदाल वगैरह जो आता है उससे दस्त को हटाकर वहां पर ये कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बता रहा हूं मैं अपने दर्शकों के लिए भी, कि हर 2 साल 2.5 साल बाद जहां पर कच्ची जमीन में बकरियां रह रही है, 10 इंच जगह मिट्टी वहां से निकालकर नई मिट्टी भर दें, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वहां पे है तो वो वहां से क्लियर हो जाए। तो मिट्टी हर 2 साल में वहां पर 15 इंची, 10 इंची, 12 इंची मिट्टी निकलवा कर नई मिट्टी वहां पर भर दे, तो ये बहुत अच्छा होगा नए फार्मरों के लिए। जी, आपने बहुत अच्छा ये बताया। और मेरा ये 5वां सवाल ये है, सूखा चारा और हरा चारा का प्रबंध कैसे करें? जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे फार्मर इस चीज का जो है प्रबंध नहीं कर पाते हैं। बकरी पालन स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं होता है हरा चारा या सूखा चारा, और बाद में बोलते हैं भाई बहुत महंगा चारा है, बकरी पालन बहुत महंगा हो रहा है। तो ये सब कारण है, और अपने ये सवाल को शायद यही चीज सोचकर ऐड किया है यहाँ पर। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, बकरी पालन अगर करने जा रहे हैं, आपको अप्रैल मई के महीने में अगर बकरी पालन करना है, तो उससे 4-5 महीना पहले आप पे हरे चारे का जो है प्रबंध कर लें, क्योंकि कोई भी ऐसा हरा चारा नहीं है जो 2 महीना से पहले हो जाए। तो हरा चारा को लगाएंगे तो कम से कम उसमें टाइम लगता है, 2 से 3 महीना उसको बढ़ने में टाइम लग जाता है। तो हरा चारा का प्रबंध कर लें। उसके साथ साथ सूखा चारा, जैसे दलनी फसल जहां पे होता है तो दलनी भूसा, जैसे गेहूं, ये मसूर हो जाता है, चने का भूसा हो गया, उसमें खेसारी का भूसा हो गया। इसी तरह से और भी सब अलग अलग राज्य में मिलते हैं, जैसे अपना ये आता है मूंगफली का भूसा आता है, गेहूं का भूसा आता है। तो जो भी जहां पर भूसा है उसको पहले से स्टोर कर लें। अगर आपका प्लानिंग चल रहा है कि मुझे बकरी पालन करना है, तो सीजन अनुसार जो है इन चीजों का स्टोरेज बहुत जरूरी है। इससे होगा ये कि आपको कम प्राइस में भी भूसे उपलब्ध हो जाएंगे और प्लस स्टॉक रहेगा, तो आप 1 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा आपको। और हरा चारा भी इसी तरह से खेतों में आप लगा लें। बहुत सारे हरे चारे के वैरायटीज हैं, सुपर नेपियर है, रिचका है, उसके साथ साथ रिचका का कई नाम आता है, अल्फाल्फा भी बोलते हैं उसको, लूसी घास भी बोलते हैं। इसी तरह से दशरथ घास होता है, बरसीम होता है। तो विकल्प है यहाँ पर, मल्टीपल चारे हैं यहाँ पर, तो आप अलग अलग चारे लगा सकते हैं। सुपर नेपियर, स्मार्ट नेपियर, बुलेट नेपियर, ये सब जो बहुवर्षीय चारा है, अगर एक बार आप लगा लेते हैं तो ऑलमोस्ट इन चारों का अगर सही से देख रेख किया जाए और सही से खाद वगैरह दिया जाए, खाद पतवार वगैरह ना होने के लिए उसमें कीटनाशक दवाई दी जाए, तो 7 साल बहुत इजीली काटा जा सकता है। इसी तरह से सुपर नेपियर जो अपना लूसी घास मैंने बताया, वो भी मल्टीपल कटिंग है और लगभग उसको भी लगाने के बाद 2.5 साल तक काट सकते हैं। हाँ, मेरा ये छठा सवाल ये है आपसे, फीड मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे ये करें? हाँ, फीड मैनेजमेंट का देखिए, बकरी पालक भाइयों को चाहिए कि बहुत सारे लोग हरा चारा, सूखा चारा पर बकरी पालन करते हैं। दाना मिश्रण होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर प्रॉपर चराई बकरियों को मिल रही है, ग्रेजिंग पे जा रही है, 7 घंटा 6 घंटा पूरे दिन का अगर चराई मिल रहा है तब तो ठीक है। थोड़ा बहुत दाना अगर देंगे 50-100 ग्राम तो चलेगा। लेकिन अगर बकरी स्टॉल फीडिंग पे पालन कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि प्रति बकरी 300 ग्राम दाना होना चाहिए। और इसका मैनेजमेंट जो है वो बता दूं आपको कि बहुत सारे भाई ऐसा गलती करते हैं कि सिर्फ एक ही दाना को खिलाते हैं, यानी गेहूं हो गया या मक्का हो गया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उस दाने को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस दाना में जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अगर ठंडी का सीजन अभी चल रहा है, गर्मी में है तो जौ का ऐड कर लेंगे, उसमें चने की चुन्नी वगैरह ऐड कर लेंगे। उसके साथ में अपना बहुत सारे और भी ऐसे दाने मिश्रण आते हैं, मीठा सोडा वगैरह का उस दाने में उपयोग करवाएंगे, मिनरल मिक्सचर का उपयोग कराएंगे, ताकि पूरा बैलेंस हो जाए और बकरी को पूरी न्यूट्रिशन मिलती रहे, ताकि बकरी के अंदर में कोई वीकनेसेस ना हो या किसी विटामिन या फास्फोरस या और भी बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं उसकी वजह से बकरियों में कोई डिफिनेंसी ना आए। और अगर सही टाइम पर दाना वगैरह ना मिलता है तो बकरियां जो है हीट में नहीं आती है, बांझपन की तरफ चली जाती है। तो लोगों का ये फिर शिकायत होता है कि हमारी बकरी 4 महीना बच्चा देकर हो गया, हीट में नहीं आ रही है। तो ये बहुत सारी डिफिनेंसी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अगर बैलेंस दाना देते हैं आप
तो ऑलमोस्ट बकरियां मैं समझता हूं कि उसको पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और बकरियां आपका प्रॉपर बच्चे भी देगी, प्रॉपर दूध भी आएगा और टाइम से हीट में भी आएगी। तो ये करना चाहिए लोगों को बैलेंस दाने में। जी जी, 7वां सवाल मेरा ये है, खासकर ठंडी में बकरी के बच्चे का रख रखाव कैसे करें? जी, ये बहुत अच्छा है और बकरी पालकों के लिए अभी ठंड का मौसम भी है और यही सवाल आपने शायद ठंड की वजह से ही किया है। देखिए, ठंड में सबसे पहले तो मैं ठंड से पहले आना चाहूंगा, मौसम कोई भी हो, अगर बकरी पालन कर रहे हैं और उसके बच्चे आ रहे हैं तो ये बच्चा बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फार्मरों के लिए। और नए फार्मरों को ये चीज पता नहीं होता है। जब भी बकरी बच्चा दे तो मैं समझता हूं कि सही जगह पे उसका डिलीवरी करवाना बहुत जरूरी है। कई लोग गंदगी में डिलीवरी करवा देते हैं या खुले जगह में करवा देते हैं, जैसे ठंडी का टाइम है अभी, और अगर बच्चे बाहर में डिलीवरी करती है बकरियां, तो जो बकरियों के पेट का टेम्परेचर तापमान होता है वो लगभग 38 के आसपास या ऑलमोस्ट उससे 1-1.5 सेंटी कम होता है। बट जो हमारे बाहर का वातावरण है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर का ठंडा चल रहा है, और जैसे ही बच्चा पेट से बाहर आता है बकरी के, तो 38-36 डिग्री से डायरेक्ट वो 10 डिग्री पे आ जाता है, तो बच्चे को वहां पर तुरंत ठंड लग जाती है और बच्चे 1-2 दिन के बाद मोर्टेलिटी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन नए लोगों को ये पता नहीं होता है। तो बकरी की जो डिलीवरी होनी चाहिए ठंड के मौसम में, मैं समझता हूं कि वो एक बंद जगह पे और रूम टेम्परेचर जो है मेंटेन होना चाहिए, लगभग 36-37-38 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए, जो माँ के पेट के अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन करे। प्लस नीचे की जगह जो है साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में टेटनेस का प्रॉब्लम देखा जाता है और टेटनेस जो होता है वो जमीन के संपर्क में बच्चों के आने से जो नाभ होता है उसका नाभ जो है जमीन में लटकता रहता है और उसी नाभ के जरिए जो है एक टेटनेस का बैक्टीरिया आता है, टेटनाई बैक्टीरिया करके कहते हैं। तो वो बैक्टीरिया नाभि के जरिए जो है प्रवेश कर जाता है और वो अपना टेटनेस का सिम्टम बच्चों में जाहिर करता है और बच्चे बिल्कुल अकड़ जाते हैं, बिल्कुल धनुष आकार बन जाता है वो, और उसका जो है ये चह जो होता है, जॉ, जिसको जॉ लॉक कहते हैं, तो वो लॉक हो जाता है। बच्चा का जो मुंह होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, बच्चे का पैर बिल्कुल एक जगह होता है, शरीर अकड़ जाता है और बच्चा बिल्कुल एक ही जगह खड़ा होता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है टेटनेस में। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इसका जो प्राथमिक उपचार है वो बच्चे का जो नाभ लटकता है जमीन में, नाभ से लेकर जो नीचे तक लटक रहा है, तो 4-5 अंगुल छोड़ करके उसको नए ब्लेड से काट देना चाहिए और उसमें टिंचर आयोडीन आता है उसको लगा देना चाहिए उसमें, ताकि जल्दी वो जो मांस है नाभ का वो सूख सके और सूखने के बाद जो है जितना जल्दी सूखेगा तो इस बीमारी से बचेगा बच्चा। प्लस ठंडी में मैंने डिलीवरी का बता दिया। उसके साथ साथ बच्चों के अंदर में ये जरूर ध्यान रखें, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बहुत अधिक दूध पिलाने लगते हैं। ताजी बकरियां जब भी आती है तो उसमें दूध बहुत अधिक होता है और जब दूध अधिक बच्चा पीता है तो उसमें कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है आफरा का, ब्लोट का, पेट में जो दूध ना पचना, और जिसकी वजह से भी बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है। पेट में दर्द होता है, बच्चे का जो है गैस उत्पन्न होता है और पेट फूल जाता है। तो वहां पर ये सब चीजें होती है। तो छोटे बच्चों में थोड़ा सा दूध जो है कम पिलाएं, लेकिन ज्यादा टाइमों तक, यानी सुबह में एक बार पिला दें, फिर 4 घंटा के डिस्टेंस में एक बार पिला दें, यानी दिन में 4 बार 5 बार इस तरह से कोशिश करें कि पिलाएं। ऐसा ना हो कि एक ही बार बहुत ज्यादा दूध पिला दिया और बाद में फिर उसको बंद करके छोड़ दिया, तो वो गैस उत्पन्न हो जाता है। और दूध पिलाने के बाद छोटे बच्चों को, खास करके हर बकरी पालक भाई को ये चाहिए कि 2-4 मिनट तक बाहर दूध पीने के बाद छोड़ा जाए, ताकि बच्चे थोड़ा सा मूवमेंट कर ले वहां पर। और देखेंगे अक्सर बकरी पालक भाई जो पालते हैं, और अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बातों पर पुष्टि करेंगे कॉमेंट में, बच्चे अगर दूध पीने के बाद जब खेलते हैं तो 2 मिनट के अंदर बच्चे पेशाब कर देते हैं, वो फीमेल हो या मेल हो। और अगर ये पेशाब कर देता है तो ये दूध पचने की अलामत है, दूध बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है, तो दूध पच जाएगा, उसके बाद बच्चे को बंद करें। बहुत सारे दूध पिलाते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं उसको, ये नहीं होना चाहिए। और बच्चे को जमीन से दूर रखें, यानी जमीन से लगभग 2-2.5 फीट ऊपर रखें तो ज्यादा बढ़िया है। 2.5 फीट रखेंगे तो अमोनिया गैस से भी बचेगा बच्चा, और प्लस जमीन के संपर्क में भी नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे मिट्टी खाने शुरू कर देते हैं और उसके पेट में कीड़े वगैरह उत्पन्न होने लगते हैं। और छोटे बच्चों में डिवार्मिंग भी अवश्य करें। पहला डिवार्मिंग जो है छोटे बच्चों का 14 दिन में कर देना चाहिए, फिर इसी तरह से दूसरा डिवार्मिंग 1 महीना में, तीसरा जो है डिवार्मिंग 1.5 महीना में, और चौथा डिवार्मिंग 3 महीना में कर देना चाहिए। मतलब 15-20 दिन के डिस्टेंस से डिवार्मिंग करते रहना चाहिए और अलग अलग सॉल्ट से डिवार्मिंग होना चाहिए। तो ये ज्यादा जो है बच्चों में फायदेमंद साबित होगा और बच्चा बचेगा। मलिक भाई, 8वां सवाल मेरा ये है कि बकरी और उसके बच्चे का जो डिवार्मिंग होता है उस किस टाइम में करना चाहिए? डिवर्मिंग, हाँ, डिवर्मिंग का मैंने अभी मेंशन किया था इसमें बच्चों में, और फिर से एक बार कर देता हूँ। डिवर्मिंग जो है बच्चों का या बकरियों का, देखिए बड़ी बकरियां हैं तो उसे 4 महीने से डिवर्मिंग कर दें, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 4 महीने से ही हम डिवर्मिंग करेंगे।
हम उससे एक्स्ट्रा भी जा सकते हैं, 5 महीना 6 महीना बाद भी डिवार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डिवार्मिंग होता ही है कि बकरियों जो है अपना सिम्टम जाहिर करती है। जब दस्त करेगी तो दस्त जो है वो लरी के साथ निकलता है, यानी एक मेगनी जो गोल होता है एक दूसरे में टच होकर आता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है। और वो जो मेगनी होगा बिल्कुल सूखा नहीं होगा, हल्के से वो चिपचिपे गीले टाइप के होंगे। तो ये पेट में कीड़े होने की अलामत है, यानी ये सिम्टम जाहिर करता है। प्लस बकरियां बार बार दस्त करेगी, जो आप खाना पीना उसको खिला रहे हैं वो बॉडी में उसके लगेगा नहीं। आप एक बकरी को खाना जो खिला रहे हैं सेम वो बकरी महीना में 2 किलो वेट ग्रोथ कर रही है, लेकिन दूसरी बकरी ग्रोथ नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम जाहिर करती है बकरियां कि उसके पेट में जो है कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। और कई तरह के कीड़े होते हैं पेट में, वर्म होते हैं, लॉन्ग वर्म, टेप वर्म होता है, इसी तरह से हुक वर्म होता है। तो कई तरह के वर्क होते हैं। इसीलिए ये जो वर्म होते हैं ना, वो वर्म को मारने के लिए हम लोग अलग अलग डिवार्मिंग दवा का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग इस्तेमाल करने का कारण ये है कि जैसे मैंने अभी ये कई जो है कीड़े के नाम लिए हैं, तो इस पे अलग अलग दवा जो है वर्क करता है। और उसमें एक एल्बेंडाजोल बहुत सफल जो है डिवार्मिंग की दवा है। इसी तरह से नीलजान एक आता है, बहुत अच्छा मेडिसिन है वो भी। कोलेसेंटल 15% वो भी बहुत अच्छा है। क्यूराजोन फोर्ट ये भी बहुत अच्छा डिवार्मिंग का दवा है। और ये डिवार्मिंग की दवा को 4 महीने से रिपीट करना चाहिए। और जो लोग अगर ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है तो 5-6 महीना बाद भी करें तो कोई मुश्किल नहीं है। और डिवर्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक अवश्य दें, क्योंकि ये जो डिवर्मर है डिवर्मिंग करने के बाद जब पेट में जाता है तो ये लीवर पे भी काफी प्रभाव डालता है, जिससे बकरियों का भूख भी खराब होता है, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम भी दिक्कत करता है। तो लीवर टॉनिक अवश्य पिलाएं ताकि उसके लीवर में कोई दिक्कत ना हो। और प्लस लीवर टॉनिक में भूख बढ़ाने की भी क्षमता मौजूद है। तो लीवर टॉनिक अवश्य 10 दिन डिवर्मिंग करने के बाद पिला देना चाहिए। और बच्चों में जैसा कि मैंने बताया कि पहली डिवर्मिंग 14 दिन पे कर दें, उसके बाद फिर 1 महीना पे कर दें, उसके बाद फिर 2 महीना पे कर दें और फिर 3 महीना पे कर दें, है ना। शायद मैंने इससे पहले 14 दिन पे बताया था, लेकिन पहला जो है 14 दिन पे, दूसरा जो है डिवार्मिंग होगा वो 1 महीना पे, तीसरा जो होगा वो डिवार्मिंग 2 महीना पे, और चौथा डिवार्मिंग जो होगा वो 3 महीना पे डिवार्मिंग होगा। इस तरह से 4 डिवार्मिंग करेंगे। जी, मेरा 9वां सवाल ये है कि बकरा और बकरी का जी चुनाव जो करते हैं मार्केटिंग में वो कैसे करेंगे? देखिए, ये बकरा बेचने के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं या खरीदने के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं? बेचना है, बेचना है हमको। हाँ। उस रिलेटिव से भी और खरीदना है उसके लिए भी। देखिए, फार्मिंग के लिए बकरियों का जो चयन होता है और चुनाव होता है, एक तो सबसे पहले फार्मिंग में जब बकरी खरीदने जा रहे हैं तो आप अपने क्षेत्रीय ब्रीड पे काम करें कि हमें अपने जो लोकल ब्रीड है उस ब्रीड को चयन करें और उससे फार्मिंग करें। और इसको पहचानने का कई तरीका है। बहुत सारे लोग मोटी मोटी बकरियां देखकर कहीं से भी ले लेते हैं, तो कई बार मोटी बकरियां बांझ भी निकल जाती है, ठीक है ना। तो बहुत मोटी बकरी नहीं लेना है और बहुत दुबली बकरी भी नहीं लेना है जिसके सीने में हड्डी नजर आ रहा है, वैसी बकरियां भी। एक दरमियानी बकरी लेना है। पीछे से बकरी का पोर्शन जो है वो पतला होना चाहिए और बैक साइड से पीछे से चौड़ा होना चाहिए। आगे का पतला और पीछे का चौड़ा होना चाहिए। बकरी स्वस्थ होनी चाहिए और बकरी एक्टिव होनी चाहिए, घुमा फिरा कर देखे, बिल्कुल चंचल होनी चाहिए, सुस्त नहीं होनी चाहिए। अगर बकरी सुस्त एक जगह पे खड़ी है, मुड़ी को नीचे करके खड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो बकरी बीमार है, अस्वस्थ है। तो वैसी बकरी को नहीं लेना है। हमें स्वस्थ बकरी लेना है, चंचल बकरी लेना है, दुधारू बकरी, थन वगैरह को देख के लें कि बकरियों में दूध है या नहीं। तो इन चीजों को फॉलो करना होता है। प्लस आपने मार्केटिंग के बारे में बात किया कि भाई मार्केटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में कई लोग जैसे फार्मिंग कर रहे हैं नए फार्मर, और उनको मार्केट का पता नहीं होता है और कटर में वो अपने बकरे या बकरियों को बेचते हैं, तो वो उचित रेट नहीं मिल पाता है। जो बकरियों का रेट एक मार्केट वैल्यूज फार्मर के हिसाब से 8,000 रुपया होना चाहिए, कटर वो 5,000 में लेके चले जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई बकरी पालन अगर कर रहे हैं तो मार्केट पे भी फोकस किया जाए। और कई ऐसे फेस्टिवल आते हैं दशहरा वगैरह में, बकरीद के कुर्बानी के लिए, इन सबको एक टारगेट करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम में आप बच्चा या बकरी या खस्सी सेल कर दें। आप एक सीजन वाइज जो है अपने बकरे बकरियों को सेल करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आप मार्केट को टारगेट करें कि कौन से मार्केट में कौन सा चीज बिक रहा है और क्या फिर मार्केट वैल्यू है। जैसे हम बदिया खस्सी की बात करें, अगर 25 किलो का खस्सी है और हम आम दिनों में बेचते हैं तो अगर मान के चलें कोई इसका रेट 12,000 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यही चीज अगर 4 महीना बाद हम बेचते हैं और बकरीद का सीजन है तो वही चीज का 16,000 रुपया रेट मिलेगा। तो प्रति खस्सी हमें 4,000 रुपया ज्यादा मिल जाता है। तो हमें इस तरह से मार्केट को टारगेट करना होगा। और बहुत सारे लोग फीमेल पे जो काम नहीं करते हैं, फीमेल छोटे छोटे बच्चे को बेच देते हैं कटर द्वारा। तो मैं समझता हूं कि अधिक और अच्छा रेट लेने के लिए फीमेल को भी तैयार किया जाए और उसको तैयार करने के बाद जो नए फार्मर आ रहे हैं मार्केट के अंदर में उनको बेचा जाए ताकि 2 पैसा उससे भी आपको फायदा हो। ऐसे बहुत सारी बात है। और मैं बता देना चाहूंगा अपने भाइयों को कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। अगर आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों के नंबर फ्लश हो रहा है। एक बार मैं बता दूं कि हमारा जो नंबर है 8888316894, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें
कि मुझे मलिक गोट फार्म ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आप लोगों को अवश्य वहाँ पे ज्वाइन करा दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जानकारियाँ, ट्रेनिंग मिल रही है। और फेसबुक पेज भी है हमारा, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ पर बहुत सारे हम पोस्ट करते रहते हैं। और मलिक गोट फार्म से ही हमारा फेसबुक पेज जो है बना हुआ है, वहाँ पर कई ऐसी चीज़ों को पोस्ट करता हूँ जो आप लोगों के लिए लाभदायक है। तो जाकर अभी सर्च करें मलिक गोट फार्म फेसबुक पेज को, तो वहाँ पर उसको जाकर के फॉलो कर लें। जी, अगला सवाल कीजिए आप। अगला सवाल ये 10वां और आखिरी सवाल मेरा ये है जी जी कि एक जो हम चराई पे जो रखते हैं बकरी को और एक हम स्टॉल फीड में रखते हैं, उसमें क्या अंतर है, हमको किससे फायदा ज्यादा है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं तो समझता हूँ कि इसका जवाब एक ही लाइन में है कि अगर कोई बकरी पालक स्टॉल फीड पे रख रहे हैं और चराई पे रख रहे हैं, तो चराई पे रखने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि चराई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई पैसे लगते नहीं है। और आप खुद बकरी पालक अगर हैं और जाकर के सुबह 4 घंटा और शाम में 4 घंटा बकरी चरा देते हैं और 20 बकरियां हैं आपके पास, तो प्रति बकरी मैं समझता हूँ कि स्टॉल फीड पे 20 से 25 रुपया खर्च आते हैं। ठीक है, मैं 20 रुपए का ही रखता हूं एवरेज रेट। तो अगर 20 बकरियां हैं तो लगभग 200 रुपए डेली का और 6,000 रुपया महीने का हो जाता है। अगर आप चराई पे बकरी को रखते हैं तो मैं समझता हूं कि 100-150 ग्राम सिर्फ दाना का खर्च आपका आएगा, तो प्रति बकरी 3 रुपये, 30 रुपए किलो का दाना होता है, तो प्रति बकरी 3 रुपया खर्च आपका दाना का आएगा। तो 3 दहिया के 30 यानी 60 रुपया दाना, 2 किलो डेली बकरी को दाना देना होगा, तो 60 रुपया ऑलमोस्ट एक दिन का खर्चा आता है। फिर भी आप 150 रुपया बेनिफिट में है। अगर मैं स्टॉल फीड पे पाल रहा हूं तो 6,000 रुपया महीना का खर्च कर रहा हूं, और आप अगर चराई पे बकरी पाल रहे हैं तो सिर्फ 1,500 रुपया पे बकरी पालन कर रहे हैं, तो 5,500 रुपया तो ऐसे ही फायदे में हो गए। बाकी जो उसके स्वस्थ हैं, चराई वाली बकरी के और स्टॉल फीड वाली बकरी का अगर स्वस्थ की बात करें तो बहुत डिफरेंट होगा। प्लस हीट में अच्छे से आएगी, बकरियां टाइम से आएगी, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन उसको मिलता है। बकरियां जब ग्रेजिंग के लिए जाती है तो अपने इच्छा अनुसार वो खाती है, और बकरियां जो स्टॉल फीड पे रहती है तो हम अपने इच्छा अनुसार उसे खिलाते हैं। जो हमें कम पैसे में दाना मिल जाए, कम रेंज में सूखा चारा मिल जाए, किसी भी तरह का हम चारा खिलाते हैं। कई बार चारे में फंगस लग जाता है, तो मैं बता दूं कि अगर चारा बहुत सारे लोग स्टोर कर लेते हैं और उसमें पानी वगैरह बारिश के टाइम में लग जाता है या ठंडी में नमी बन जाता है, तो उसके अंदर फंगस लग जाता है, और फंगस लगने की वजह से जब बकरियां खाती है तो उसके पेट में पॉइजनिंग पैदा होने लगता है। तो एक टॉक्सिन बाइंडर आता है, आपके सब्सक्राइबर को मैं बता दूं, टॉक्सिन बाइंडर आता है, तो उस फीड में मिला कर देंगे तो ये टॉक्सिन जो बन रहा है बकरियों के पेट में वो नहीं बनेगा और उनका चारा सुरक्षित रहेगा। जो चारा फेंकने के लायक हो गया था, अगर वो बकरियों को खिला रहे हैं तो टॉक्सिन बाइंडर मिलाकर खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा और उससे बेनिफिट होगा। बाकी चराई की जो बात की आपने, चराई पे बकरी पालन सफल है मैं समझता हूं, और अधिक बेनिफिट है। बाकी स्टॉल फीड पे भी आप जो है सफल है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि स्टॉल फीड पे खर्च ज्यादा आता है, तो हमें मार्केटिंग मजबूत बनाना होगा और फिर एक एवरेज हरा चारा लगा करके खेतों में आप स्टॉल फीड पे खिलाएंगे तो उससे भी आपका कॉस्टिंग जो है डाउन होगा। तो दोनों ही तरीका अच्छा है, लेकिन बकरी पालन में हरा चारा जो है, चराई का जगह जो है, उस पर अगर बकरी पालन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे कहने पर ये बात जो है दर्शकों तक पहुंचाई। बिल्कुल बिल्कुल अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जी। और हमारे कैमरामैन दानिश साहब, जो कि मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। दानिश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस वीडियो को शूट करने के लिए टाइम निकाला, और हम सभी भाई बकरी पालन के लिए एक मजबूत मेहनत कर रहे हैं ताकि बकरी पालकों को जो है सफल बनाया जाए, जो भी उनके तक जानकारियां पहुंचे वो बेहतर हो और अच्छी जानकारियां हो, ना कि एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी ना हो। तो ये पूरी फैक्ट बातें बताई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। थैंक यू।